नमस्कार। आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ में रिजोनेंस किस प्रकार से हेल्प करता है। देखो, अपन सब जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, या बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये तीनों पॉइंट अपन बॉन्ड ऑर्डर का अपन को निकालना आ जाए तो हम ये तीनों को जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ये बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड या बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो रिजोनेंस के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर अपन कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बटा टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि अपन को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अपन ने दो एग्जांपल लिए। सबसे पहला एग्जांपल कार्बोनेट का CO3 आयन। सबसे पहले CO3 की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन को बनानी होगी। यहाँ पर अपन ने 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बन रखी है। अब अपन को लेने टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स तीनों में, तो कोई सा भी एक बॉन्ड, मैंने जैसे ऊपर वाले बॉन्ड लिए हैं तो आप या तो ऊपर वाले लेना सभी में, अगर आप ये वाले लेते हो तो या ये वाले ही लेना, एक ही साइड के लेना। ऐसा नहीं कि एक ऊपर वाला ले लिया और एक नीचे वाला ले लिया। तो ऊपर वाले ले लिए जैसे, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने में, 2 फर्स्ट स्ट्रक्चर से, दूसरे में से एक, तीसरे में से एक, तो एक एक 2 2 4, और टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हुई 3, तो 4/3। तो CO3 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आया अपने पास 1.33। अब दूसरा एग्जांपल है अपना परक्लोरेट ClO4-। तो ClO4 जो माइनस है इसकी जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने को 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। आप लोगों को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे वही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऊपर वाले लिए मैंने, तो टोटल नंबर ऑफ काउंट करो 1 2 2 2, तो 2 तो 4 तो 4 1 7 टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। और टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए अपनी 4, तो 7/4 बराबर 1.75। ये इसका आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अपन को क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ये एग्जांपल दे दिया CO2 CO3 CO प्लस और CO, इन चारों में से CO बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन को निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालो इन सबका। तो बॉन्ड ऑर्डर अपन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के निकाल सकते हैं। और कुछ का अपन को MOT याद हो तो जैसे कार्बन का CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, लेकिन CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5, क्योंकि यहाँ जो प्लस है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलता है, इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाता है। अब बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं तो CO2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, CO3 का 1.33, CO प्लस का 3.5 और CO का कितना आता है 3। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो या जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ है 2 नंबर की CO3 की, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी 2 की, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, तो सबसे कम 3 की। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है जिसमें ये बेंजिल क्लोराइड, ये CH3Cl, ये CH2 विनाइल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ये अपने 3 ले रखे हैं। अब तीनों में से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पूछ सकता है, इनकी स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है, आपको इनका बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकता है। मैंने बॉन्ड लेंथ का एक एग्जांपल लिया है। तो देखो, जब बेंजिल क्लोराइड यानी क्लोरोबेंजीन की जब अपन क्लोरोबेंजीन की जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपन को जो बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है वो होता है 1.6, मेथिल क्लोराइड का 1 और विनाइल क्लोराइड का 1.5। तो जब बॉन्ड ऑर्डर सबसे जिसका कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। ये तो इस प्रकार से अपन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को अपन रिजोनेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है वह है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फिर रेडिकल्स, इनकी स्टेबिलिटी को भी अपन रिजोनेंस के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखो जब इंटरमीडिएट्स की अपन बात करते हैं तो जब उनकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए अपन तीनों इफेक्ट देखते हैं, प्लस आई माइनस प्लस आई, इन इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, तीनों को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर जैसे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एल्लाइलिक कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा होती है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है और इस साथ में ये बेंजीन के द्वारा ज़्यादा स्टेबल होता है कि डिलोक्लाइजेशन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बेंजाइलिक की सबसे ज़्यादा, फिर एल्लाइलिक की। अब बात करते हैं अगर बेंजाइलिक भी और एल्लाइलिक भी हो उसमें, तो बेंजाइलिक प्लस एल्लाइलिक की फिर ज़्यादा। देखो यहाँ पर यह भी एल्लाइलिक है, लेकिन जैसे ये पाई बॉन्ड इधर डिलोकलाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो ये बेंजाइलिक बन जाएगा। तो बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक, ये बेंजाइलिक फिर एलाइलिक, तो बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक हो तो उसकी सबसे ज़्यादा होती है, फिर बेंजाइलिक की होती है और फिर सबसे कम किसकी होती है, एलाइलिक की। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये कार्बोकैटायंस है, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन को भी ध्यान में रखना होगा। तो देखो हाइपर कंजुगेशन में जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, वह अल्फा हाइड्रोजन अल्फा CH3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, यानी जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर कौन सा है, जो अल्फा कार्बन जो कि sp3 हाइब्राइड है उससे जुड़ा होना हाइड्रोजन चाहिए। तो फर्स्ट में अपन देखते हैं देखो यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0, sp3 वाले देखने हैं ओनली कितने हैं, 0, और सेकंड में 3 तो यहाँ पर है, लेकिन जब ये डिलोक्लाइज यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर 0, तो ओनली कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3। इसमें कितने हैं, यहाँ पर 0, इधर डिलोक्लाइज हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कितने, 3 इधर है, जब ये इधर डिलोक्लाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण यहाँ 3 यहाँ पे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 3, तो इसमें कितने हो गए टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइपर कंजुगेशन के द्वारा जब अपन स्टेबिलिटी देखते हैं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जो sp3 कार्बन से जुड़े हुए हों ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा किस में, फोर्थ में, तो फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की और फिर सबसे कम फर्स्ट की। दूसरा एग्जांपल ये बेंजाइलिक, ये एग्जांपल ले लिए 1 2 3 4 5 है, इसमें हमने फर्स्ट वाला ओनली बेंजाइलिक है, सेकंड वाला बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक है, लेकिन इसमें 0 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। थर्ड स्ट्रक्चर ओनली बेंजाइलिक और एलाइलिक, बेंजाइलिक एलाइलिक है और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3, ओनली यहाँ पर ये 3, क्योंकि जब ये यहाँ डिलोक्लाइज होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे इसके पास। तो बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक और 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। फोर्थ स्ट्रक्चर में आओ, फोर्थ स्ट्रक्चर में 3 यहाँ पर हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर, तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम तो यहाँ हो गए। जब यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं मिलेगा अल्फा कार्बन से, तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ, और अभी बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक हो गया। और ये कौन सा है, बेंजाइलिक ही ओनली प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जो बेंजाइलिक और एलाइलिक दोनों हैं, ठीक है। तो बेंजाइलिक और एलाइलिक कौन कौन से हैं, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। फिर बात किसकी आती है, बेंजाइलिक की। अब यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम किसके पास ज़्यादा है। तो देखो फोर्थ स्ट्रक्चर में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो फोर्थ की सबसे ज़्यादा होगी, थर्ड में 3 है फिर 3 की होगी, सेकंड में 0 है लेकिन बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक है तो इसकी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं 5 और फर्स्ट में ओनली बेंजाइलिक है, जबकि फिफ्थ वाला बेंजाइलिक प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर फिर दोनों में से किसकी होगी, 5 की। तो जो ऑर्डर होगा वो होगा 4 सबसे ज़्यादा नंबर, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 1 की। अगर बेंजीन से कोई CH2 यानी कार्बोकैटायन जुड़ जाए, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो गया CH2 प्लस, यहाँ से अगर कोई जेड जुड़ जाए तो उस जेड का इफेक्ट कैसे होता है। देखो
अपन ने पढ़ा कि जो भी कार्बोकेटायन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो जो भी स्पीसीज या जो ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन देकर उसको न्यूट्रलाइज करने की तरफ ले जाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उदासीन करेंगे, वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन कम है तो और भी ज़्यादा कमी आ जाएगी, तो उसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो अपन जब कंबाइन ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो +R, फिर +H, फिर +I और फिर सिंपल। अब ओवरऑल जब अपन ऑर्डर देखें तो +R सबसे ज़्यादा, फिर +S का, फिर +I, फिर सिंपल, फिर -I, फिर -H और -R का, ये एक ऑर्डर होता है जो कि +R कार्बोकेटाइंस की जब स्टेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें अपन को बिल्कुल याद रखना होगा। एग्जाम्पल्स के लिए बेंजाइलिक ग्रुप से अपन ने NO2 ग्रुप जोड़ दिया, एक बार ऑर्थो पोजीशन में जोड़ा, एक बार मेटा पे जोड़ा और एक बार पेरा पे जोड़ा। हम सबको पता है कि NO2 का क्या लगता है -R और -I, और माइनस वाले जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सिंपल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी -I इफेक्ट नहीं लग रहा है, कोई भी ग्रुप नहीं है, सबसे ज़्यादा सिंपल। अब बात करते हैं कि ऑर्थो, मेटा और पेरा पोजीशन में जब NO2 जुड़ा हुआ है तो मेटा पोजीशन पर रिजोनेंस काम ही नहीं करता, यहाँ ओनली -I लगता है और -I का इफेक्ट रिजोनेंस की तुलना में कम होता है, तो मेटा की फिर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब बात करते हैं ऑर्थो और पेरा पे, तो देखो ऑर्थो पेरा पे रिजोनेंस तो सेम इंटेंसिटी के साथ कार्य कर रहा है, लेकिन जो -I है वो ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा होता है पेरा पोजीशन की तुलना में। तो जब ऑर्थो पोजीशन ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा, जबकि जो पेरा पोजीशन पे है तो उसका -I इफेक्ट थोड़ा कम लगेगा। तो फिर बाद में किसका नंबर आता है? पेरा का, फिर सबसे लास्ट में ऑर्थो। तो ऑर्डर क्या हो गया अपने पास? सिंपल, मेटा, पेरा और ऑर्थो। इसी प्रकार अगर अपन NO2 की जगह OCH3 ग्रुप जोड़ दें तो OCH3 जब ग्रुप जोड़ेंगे तो OCH3 यानी OR हो गया अपना, OR का क्या लग रहा है? +R और इसका -I, +R और -I दोनों लगते हैं। तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर लगेगा +R और मेटा पोजीशन पर होने क्या लगेगा? -I और यहाँ पर सिंपल। तो देखो जो +R इफेक्ट है वो डोमिनेंट होता है, वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? +R। देखो ऑर्थो पेरा पोजीशन पर सेम इंटेंसिटी के साथ, यहाँ पर देखो -I सबसे ज़्यादा कम किस में लग रहा है? तो सबसे कम किस में लगेगा? पेरा में। तो सबसे ज़्यादा पेरा, फिर ऑर्थो। अब चूँकि यहाँ पर मेटा में -I लग रहा है तो ये तो वैसे ही अनस्टेबल करेगा इसको, तो फिर किसका होगा? सिंपल, और सबसे कम मेटा का। ये इसका ऑर्डर हो गया। ऐसे कई एग्जाम्पल अपन बना सकते हैं जिसमें अपन को केवल Z चेंज करना है, यानी ग्रुप चेंज करना है, और अपन इसके इस प्रकार से +R, -R, +I, या यहाँ पे कंजुगेशन इफेक्ट जो भी है +S, -S अभी हम पढ़ेंगे बाद में दूसरे लेक्चर में, तब ओवरऑल जब अपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। सेम जैसे अपन ने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखा था, यहाँ भी बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बेंजाइलिक से ज़्यादा होती है और बेंजाइलिक की एलाइलिक से ज़्यादा होगी यहाँ पर। लेकिन देखो कार्ब एनायन का मतलब होता है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो देखो चार्ज स्पीसीज़ की स्टेबिलिटी अनचार्ज स्पीसीज से कम होती है, अपन देख चुके हैं। तो अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अगर कोई स्पीसीज उससे इलेक्ट्रॉन लेगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगी उससे, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन की तरफ लेके जाएगी और उसको स्टेबलाइज करेगी। तो वह स्पीसीज जो इससे इलेक्ट्रॉन ले ले अपनी तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो जेड को ऐसा ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सिंपल की होगी, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज़ करेगा तो उसको और अनस्टेबल करेगा। तो +R वाले की अगर लग जाए तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ओवरऑल ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा -R, फिर -H, फिर -I, फिर सिंपल, फिर +I, +H और +R का इफेक्ट सबसे कम। फॉर एग्जांपल वही NO2 ग्रुप जोड़ दिया, CH2- ग्रुप लगा हुआ है अपना कार्बन आयन। तो NO2 का अपन ने देखा था कि -R और -I लगता है, तो माइनस वाले यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज
करेंगे। अब देखो -R कहाँ कहाँ लग रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा की सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर देखो ऑर्थो पैरा पे इक्वल इंटेंसिटी के साथ है रिजोनेंस, तो लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा, तो सबसे ज़्यादा ऑर्थो का, फिर पैरा और फिर मेटा, क्योंकि -I तो लग ही रहा है यहाँ पर, सिंपल भी कुछ नहीं है तो सिंपल सबसे लास्ट में। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में भी सेम बेंजाइलिक पर सेलाइलिक फ्री रेडिकल की सबसे ज़्यादा, फिर बेंजाइलिक की और फिर सबसे कम एलाइलिक की। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके अपन समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल में जब अपन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये एलाइलिक है एक तो, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल में देखो आप, जब फ्री रेडिकल का जब अपन डिलोकलाइजेशन करवाएंगे तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड और जो फ्री रेडिकल आएगा वो यहाँ पर आएगा, इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर। तो ये बेंजाइलिक तो होगा नहीं, ये ओनली एलाइलिक है और इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम हैं, 2 यहाँ पर हैं और जब रेडिकल यहाँ पर आएगा तो 2 यहाँ पर होंगे, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, 4। सेम दूसरी वाली स्ट्रक्चर देखो, दूसरी वाली में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, अभी 2 हैं। जब इसका डिलोकलाइजेशन होगा तो एक रेडिकल यहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ पर, तो ये बेंजाइलिक भी है और एलाइलिक भी है और इसमें कितने हैं, 2 2 4 हाइड्रोजन एटम। थर्ड एग्जांपल में देखो, थर्ड एग्जांपल ओनली एलाइलिक है, क्योंकि जब इसका डिलोकलाइजेशन अपन करेंगे तो जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ पर बनता है और ये एलाइलिक है ओनली, और अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने इसमें, 2 यहाँ पर, 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें, जो कि sp3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। फोर्थ में बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक और प्लस 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास हैं, तो जो बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक है उसकी स्टेबिलिटी बेंजाइलिक से ज़्यादा होती है, तो सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब सेकंड और फोर्थ में देखो कि अल्फा हाइड्रोजन एटम किसके पास ज़्यादा है, तो देखो फोर्थ में 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम है जबकि सेकंड में ओनली 4 हैं, तो फोर्थ वाले की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, फिर सेकंड की होगी